नमस्कार, मैं निधि यादव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के विषय पर, जिसके संदर्भ में हमने 100 लिखित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है और आज हमारी तीसरी क्लास है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण के ऊपर, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान पर विचार कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। जिन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, उसे ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है, ये उन्होंने भूमिका में ही कहा है इस बात को कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। कह रहे हैं यहाँ पर शुक्ल जी कि ये जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये सबसे पहले तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशन इसका हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फिर उसका प्रकाशन हुआ स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में। तो आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान मील का पत्थर रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान मील का पत्थर रहा है। उनकी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता हम देख रहे हैं शुक्ल जी की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे? आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि तार्किक और वैज्ञानिक है। आचार्य शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि है वो काफ़ी तार्किक और वैज्ञानिक तरीके की है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं एकदम सटीक कही हैं। वे काल विभाग में लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यूजीसी नेट में प्रश्न भी पूछा था और यहाँ से कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो गए थे कि आखिर क्या हो सकता है, लेकिन जिसने भी शुक्ल जी का साहित्य का इतिहास ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा उसको इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो शुक्ल जी का ये कथन एक बार और देख लेंगे ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। ये कथन शुक्ल जी का है काल विभाग के अंतर्गत ही है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए
साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। शुक्ल जी ने इस कथन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि साहित्य इतिहास का अर्थ यह दिखाना है कि जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलने से साहित्य कैसे बदल सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से शुक्ल जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनता की चित्तवृत्तियों के बदलने से साहित्य का इतिहास भी बदल सकता है। अगली विशेषता देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बोध। तो आचार्य शुक्ल का इतिहास बोध विधेयवाद पर आधारित है। विधेयवाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन हैं, तो विदेशी विद्वान तेन हैं। विधेयवाद के जनक तेन माने जाते हैं। ठीक है। और तेन का इस संदर्भ में कथन भी हम देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसी के आधार पर शुक्ल जी ने भी कहा है, इसमें जाति, वातावरण व रचना के क्षण को महत्व दिया गया है। विधेयवाद में, विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण व रचना के क्षण को महत्व दिया जाता है। अगली विशेषता हम देखेंगे आचार्य शुक्ल की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के साहित्य इतिहास, 900 वर्षों का साहित्य इतिहास लेखन के काल विभाजन और नामकरण को तार्किक और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करके पूर्णतः समाधान कर दिया है। उन्होंने साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। 4 काल कौन कौन से हैं? तो आदिकाल या वीरगाथा काल है इसका, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल या गद्यकाल, समय है इसका संवत 1900 से 1984। अगली विशेषता है, रचनाओं के मूल्यांकन व विश्लेषण को महत्व दिया है। शुक्ल जी ने क्या किया है, तो रचनाओं के मूल्यांकन और विश्लेषण को महत्व दिया है। और अगर हम देखेंगे कि शुक्ल जी से पहले जो भी साहित्य इतिहासकार थे, जैसे ग्रियर्सन हो गए, मिश्र बंधु हो गए और भी लोग थे जो गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने केवल जीवन वृत्त पर ज़्यादा जोर दिया था। रचनाओं के मूल्यांकन और विश्लेषण को कम ही महत्व दिया था। उन्होंने आगे देखते हैं, रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। शुक्ल जी ने कविता में संप्रेषण को बाधित करने वाले तत्वों जैसे रहस्यवाद, प्रतीकवाद, कठिन पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग और वक्रता का विरोध किया है। ये मानना था कि कविता जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, और ये रहस्यवाद, प्रतीकवाद, कठिन पारिभाषिक शब्दावली के विरोधी थे, उसका विरोध किए थे। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास के विविध कालों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था शुक्ल जी ने विविध कालों का। उदाहरणतः भक्ति काल और रीति काल। जैसे भक्ति काल को भी शुक्ल जी ने कई भाग में बांटकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। रीति काल को भी शुक्ल जी ने कई प्रकरण में विभाजित करके काफ़ी सुगमता से, काफ़ी सरलता से उसका काल विभाजन किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने इतिहास दृष्टि का परिचय देते हुए लेखन किया
लेकिन कबीर और केशव दास के प्रति उनका पूर्वाग्रह तार्किक प्रतीत नहीं होता है। ठीक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का योगदान मील का पत्थर रहा है। उनका मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। अच्छा, शुक्ल जी के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह जो है ये भी शुक्ल जी का लोहा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि न तो उन्हें छोड़कर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उन्हें पूर्णतः लेकर। शुक्ल जी का इतिहास नए इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है, ऐसा मानना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।